गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। ओके और पिछले एक दो क्लास से हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बेसिकली हम लोग इसलिए पढ़ रहे थे कि हम लोग नील बोर के मॉडल को अच्छे से समझ पाए। तो चलिए, आप लोगों के सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है। शायद आप लोगों को याद होगा ये चीज कि नील बोर के मॉडल के डेवलपमेंट में दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज का बहुत योगदान था। वो थ्योरीज कौन कौन थे बोलोगे क्या? जरा याद होगा आपको कौन कौन थ्योरी थे वो स्टूडेंट्स? नील बोर dual behavior of electromagnetic radiation and experiments regarding atomic spectrum. Very good. Dual behavior of electromagnetic radiation, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास कितने टाइप के बिहेवियर होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन बिहेवियर? Wave nature and particle nature. यस, एक वेव नेचर है और दूसरा पार्टिकल नेचर। गॉट इट। दूसरी एक्सपेरिमेंट क्या थी? Experiment regarding atomic spectrum. एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जिसके डिटेल्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। ओके तो ये दो थ्योरीज का बहुत योगदान था नील बोर के मॉडल के डेवलपमेंट में, और नील बोर ने इन सब चीजों को काफी डिटेल्स में पढ़ा था और हम लोगों ने भी काफी डिटेल्स में पढ़ा। चलिए अब देखते हैं कि नील बोर ने इनको किस तरह अपने मॉडल में लगाया। चलिए, तो हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। इसका मतलब ड्यूअल बिहेवियर। बच्चों मुझे एक बात बताना, पार्टिकल नेचर यदि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास है, मतलब कोई फेनोमिनन में पार्टिकल नेचर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि उसके पास वेव नेचर नहीं है, सिर्फ पार्टिकल नेचर? इसका मतलब ये होता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, कभी दिमाग में ये मत रखना कि यदि किसी पर्टिकुलर फिनोमिनन में, जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव नेचर ज्यादा दिख रही है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पार्टिकल नेचर नहीं है। उसके पास पार्टिकल नेचर है, बट एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट हो गया। जैसे कि देखो, ये जो 1 रुपया का सिक्का है, इसका क्या दिख रहा है आपको? हेड दिख रहा है कि टेल दिख रहा है? टेल दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास हेड नहीं है कि हेड है? बट एक पर्टिकुलर एंगल से जब आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ इसका टेल दिख रहा है। ओके, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों इकट्ठे होते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, साइमल्टेनियस दोनों रहती है। साइमल्टेनियस दोनों रहता है, एक साथ दोनों रहता है। साइमल्टेनियस के सब मतलब दोनों इकट्ठे रहता है, बट एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस में कोई एक नेचर ज्यादा उजागर होता है। पार्टिकल नेचर कब उजागर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर कब दिखता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब इंटरैक्ट्स विथ मैटर, आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा हुआ है, मैटर है, फोटोन्स आई, फोटोन्स जैसे ही टच किया इलेक्ट्रॉन निकली, पढ़ा है आपने? यस सर। तो फोटोन्स मतलब पार्टिकल्स है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर को टच करता है
मैटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, मानो किसी मैटर को टच किया, तो उस समय में उसकी पार्टिकल नेचर ज्यादा उजागर होती है। वेव नेचर होती है बट ज्यादा डोमिनेंट नहीं होती, ज्यादा पार्टिकल नेचर दिखता है। तभी ना हम लोग एक्सप्लेन कर पाए थे कि छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकली। वेव नेचर कब दिखता है? व्हेन प्रोपोगेट्स, प्रोपोगेट्स का मतलब होता है ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब ट्रैवल करती है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सब में क्या था? ट्रैवल कर रही है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करती है तब उसका वेव नेचर ज्यादा दिखता है। कौन से दो फिनोमिनन थे? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। यहाँ पे वेव नेचर ज्यादा डोमिनेंट है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी चीजों में आपका पार्टिकल नेचर ज्यादा डोमिनेंट है। तो ये नील बोर ने बहुत अच्छा से गौर किया था इन सब चीजों को। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये डिस्कशन मैंने दूसरे ही क्लास में शायद आपके साथ हल्का सा किया था, बट मैंने बोला था आपको कि बोर मॉडल काफी डिटेल्स में पढ़ना है। नील बोर की मॉडल हर जगह वैलिड नहीं होगी, जैसे कि आप लोग जूनियर क्लास से पढ़ के आते हो, वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वहां पे ही नील बोर की मॉडल वैलिड होगी। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम, बट हीलियम दो इलेक्ट्रॉन होती है तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम 2 पॉजिटिव। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन होती है उसमें, बट आपको 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकालना पड़ेगा, 2 पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाके बोर की मॉडल वैलिड होगी। ओके, जो बच्चे स्टार्टिंग से हैं उनको तो ये मालूम होगा ही, बट जो थोड़ा लेट कनेक्ट हुए थे बैच 3 में, वो भी समझ ही लो इस बात को। तो नील बोर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। कोई बालक मुझे बताएगा कि बेरिलियम में कितना पॉजिटिव चार्ज रहना चाहिए तब नील बोर का मॉडल हम लगा सकते हैं? कितना? 3। यस, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तब ना 3 यूनिट चार्ज आया। ओके, तो यहाँ पे वैलिड है नील बोर का थ्योरी। चलिए नील बोर के मॉडल्स को थोड़ा एक बार इन पोस्टुलेट्स को देखते हुए बढ़ते हैं, और वैसे ये पोस्टुलेट्स हम लोगों ने देखा भी है, फटाफट इनको देख लिया जाए। नील बोर का मॉडल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन घूमेगी न्यूक्लियस के चारों ओर, स्पेसिफिक बोले तो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगी फिक्स्ड ऑर्बिट में। ओके, जिनको के सेल, एल सेल, एम सेल, एल सेल ये सब नाम देते हैं, या सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3 इस तरह बोलते हैं। तो ये नील बोर का पहला पोस्टुलेट है या नियम बोलो। दूसरा नियम नील बोर का बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर घर में घूम रही है वो एनर्जी नाइदर लूज करेगा नाइदर गेन करेगा। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर घर में घूम रही है वो एनर्जी ना तो लूज करेगा ना तो गेन करेगा। मान लो इलेक्ट्रॉन पहला सेल में घूम रहा है और इस सेल में घूमने की एनर्जी है 5। आपने रेडिएशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, ओके, कि इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल में जाती है तो एनर्जी गेन करती है, जब लोअर लेवल में आती है तो एनर्जी लूज करती है, ये आपने पढ़ा है। मान लो इस घर में घूमने का एनर्जी 5 है, तो इलेक्ट्रॉन जब तक इस घर में रहेगा वो किसी फोटोन से एनर्जी नहीं ले सकता है। यदि एनर्जी लेगा, मानो 5 की एनर्जी वो किसी फोटोन से ले लिया, तो वो 10 वाले घर में चल जाएगा। मानो इस घर का एनर्जी 10 है, वो यहाँ चला जाएगा। ओके, यहाँ से वो गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर घर में घूम रहा है वो ना तो एनर्जी किसी से गेन कर सकता है ना तो किसी से एनर्जी अपनी लूज कर सकता है। ओके, इसलिए इन सेल्स को बोला जाता है स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट या फिक्स्ड एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल बोली जाती है। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक इस घर में रहेगा, एक पर्टिकुलर घर में, ओके, जब तक उसमें घूमेगा उसकी घूमने की एनर्जी फिक्स्ड रहेगी। अंडरस्टूड? चलिए
थर्ड ऑफ ऑल, हाँ, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। ओके, मान लो यहाँ का एनर्जी 5 है, यहाँ का एनर्जी 10 है, यहाँ का एनर्जी 17 है। ओके, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ये 17 वाला घर में जाना चाहता है, तो मुझे ये बताओ कि ये एनर्जी गेन करके 17 वाला घर में जाएगा कि लूज करके जाएगा? गेन करके। कितनी गेन करेगा? कितनी गेन करेगा? 12 की एनर्जी, है ना? हाइपोथेटिकल मैं बोल रहा हूँ, मतलब सचमुच में ऐसा नहीं है। मान लो ये 5 का घर है, ये 17 का घर है, तो 12 की एनर्जी गेन करेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या ऐसा हो सकता है वो 20 का एनर्जी गेन कर ले और ये वाला घर में आ जाए 25 की एनर्जी के साथ, और फिर यहाँ पे आने के बाद वो बोलेगा कि ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं 8 एनर्जी लीव कर दे रहा हूँ? ऐसा कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। यदि उसे इस घर में आना है, 17 वाले घर में आना, तो उसे एग्जैक्ट उतना ही एनर्जी लेके आना है जितना रिक्वायरमेंट। ओके, क्योंकि ये वाली घर फिक्स्ड है, इसमें आया तो मतलब 17 ही के साथ आओगे, उससे ज्यादा या कम नहीं। वो बाद में लीव कर दोगे, बाद में किसी से ले लोगे, वो सब फंडा नहीं चलेगा। समझ गए? अब चलो एक बात मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला घर में है, 17 वाला घर में, अब उसे 10 वाले घर में आना है, तो वो कितना एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा? 7 एनर्जी लूज करेगा। लूज करेगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन एक घर से दूसरा घर में जंप कर सकता है, एब्जॉर्ब करके या एमिट करके, बट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, एग्जैक्ट रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है उतना ही। इसलिए इन जंप को हम लोग क्वांटम जंप बोलते हैं। बेटा क्वांटम शब्द आप लोगों को समझा दिया था ना, क्वांटम का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड, स्मॉल, ठीक है ना? स्मॉल पैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब पर क्वांटाइजेशन में भी एक चीज बताया था ना, क्वांटम जंप, इसका मतलब क्या? क्वांटाइज्ड जंप, मतलब कुछ ही पर्टिकुलर एनर्जी एब्जॉर्ब करके वहां जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, ठीक है ना? हाँ, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी जो फिक्स्ड। चलिए अब चलो ध्यान से देखना, मान लो ये घर का एनर्जी E1 है, ये घर की एनर्जी E2। अब इलेक्ट्रॉन E1 से E2 जा रहा है, मानो E1 का एनर्जी 10 है, E2 की एनर्जी 20 है। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो फोटोन ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इस फोटोन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए? इस फोटोन की कितनी एनर्जी होनी चाहिए तब E2 लेवल में इलेक्ट्रॉन? 30, 10 से 30। 10 का? देखो ये खुद अपने 10 वाला एनर्जी वाला घर में है, ठीक है ना? 10 की एनर्जी तो पहले से इसके पास है। अब ये 20 में जाना चाहता है, तो 10 और 10, 10 की फोटोन गेन कर लेगा, तो 10 और 10 तो हो गया ना, तो ये यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, इसकी एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो ना, एच न्यू होती है। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ एच न्यू बराबर E2 माइनस E1। किसी को कोई दिक्कत? तो E1 से E2 में जाना है, तो ये जो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है एच न्यू, वो दोनों की एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एनर्जी लेवल दोनों का दे देगा और बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी निकालो या वेवलेंथ निकालो। निकाल सकते हो, न्यू को लिख सकते हैं ना C बाय लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, आप सभी को याद होगा। ओके, तो न्यू के जगह में मैंने क्या लिख दिया? C बाय लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये कहानी, अंडरस्टूड? आज की क्लास में कोई नया बच्चा नहीं ना बैठा हुआ है? कोई नया बच्चा नहीं है? यस सर, हम भी तो आज क्या? हाँ सर योगेश। अच्छा, तो आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं क्या? नहीं सर। अच्छा, तो बेटा थोड़ा सा आपको आई सपोज प्रॉब्लम हो सकता है, बट ठीक है, समझ आएगी आस्ते आस्ते, ठीक है? चलिए, पुराने लेक्चर्स प्लीज देख लेना। अंडरस्टूड? अरे मैंने इसको क्यों मिटा दिया? तो फोटोन जो एब्जॉर्ब होगा एच न्यू विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1, जिसको लिखा जा सकता है hc बाय लैम्डा व्हिच इज E1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, ये वाला भी थ्योरी आई सपोज आप लोगों के साथ डिस्कस था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगी सिर्फ उन्हीं घरों में
जहां पे इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम इस वाले वैल्यू की मल्टीपल होगी। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? MVR। तो MVR किसके? h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो तीसरे थ्योरीज तक तो आप लोग जूनियर क्लास में भी पढ़ के आते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ये चौथा वाला थ्योरी थोड़ा नया हो जाता है। ये बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का h/2 जो एक कांस्टेंट है इसके मल्टीपल रहनी चाहिए। n का वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 ऐसे रहेगा। और h क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना है बेटा मालूम है ना? 6.6 to 10 to the power minus 30 जूल सेकंड। अंडरस्टूड? ये दिमाग में रखना है। ओके, तो ये चार पोस्टुलेट्स थे नील बोर के। ओके, और एक बार मैंने स्टार्टिंग में हल्का सा डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ, बट चलो नील बोर का पूरा अब थ्योरी हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, तो ये क्लियर है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। ना सर। चलो ये तो पढ़ा हुआ। हाँ, अब आ जाओ बेटा, अब इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको काफी ध्यान से देखनी है। ओके, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो मैं बोलूंगा। चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सुन लो, चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। प्रोटॉन का होगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज। ओके, मैं लिख देता हूँ। दिस इज चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू, जिसको एलिमेंट्री चार्ज बोला जाता है। चार्ज का सबसे छोटा वैल्यू, इसको कभी काल ई अक्षर से डिनोट किया जाता है। अब ई मतलब बोलना मत कि इलेक्ट्रॉन, सर इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं। ओके, ई एलिमेंट्री चार्ज ई, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब एक पल के लिए मानो कि एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमती है कि नहीं घूमती है? घूमती है, घूमती है। ओके। अब आपको मालूम है कि बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ओके, यस सर। वो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता है, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचने का कोशिश करता है। बट इलेक्ट्रॉन खींचा नहीं जाता है, बट उसके इंपैक्ट में घूमने लग जाती है। ओके, उस अट्रैक्शन के इंपैक्ट में वो घूमने लग जाता है। अंडरस्टूड? अब देखिएगा एक चीज, मान लीजिए न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन है। न्यूक्लियस के अंदर में एक प्रोटॉन। ओके, तो इसका चार्ज को मैं Q1 से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना? न्यूक्लियस के चार्ज को मैं Q1 से डिनोट कर रहा हूं। तो यदि एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर में, तो मैं न्यूक्लियस का चार्ज को E बोल सकता हूं। यस, इतना वैल्यू के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। यदि न्यूक्लियस के अंदर में 2 प्रोटॉन है तो मैं 2E बोलूंगा, 3 प्रोटॉन है तो 3E बोलूंगा, 10 प्रोटॉन है तो 10E बोलूंगा। गॉट इट? अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या एटॉमिक नंबर के बराबर होता है कि नहीं होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो मैं Q1 को न्यूक्लियस के चार्ज को Z इंटू E बोल सकता हूं कि नहीं? E मतलब हुआ एक प्रोटॉन का चार्ज, Z हुआ नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर तो होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन ही ना, तो न्यूक्लियस के चार्ज को मैं ZE बोल सकता हूं। कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q1 इज इक्वल टू ZE। Z मतलब 5 प्रोटॉन है तो 5 इंटू ये वैल्यू, 10 प्रोटॉन है तो 10 इंटू ये वैल्यू। गॉट इट? चलिए ध्यान से एक चीज सुनिएगा मेरी बात को। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है
उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ओके, जिसका फॉर्मूला होता है, ये पूरा मैं अट्रैक्शन लिख दे रहा हूं, जिसका फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये जो आप लोगों को सामने में दिख रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के एक कांस्टेंट होती है जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना, गॉट इट। Q1 पॉजिटिव चार्ज हो गया, Q2 मैं इलेक्ट्रॉन को Q2 मान रहा हूं, गॉट इट। अब बच्चों एक चीज सुनिएगा कि कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स सेंटर के तरफ से रहना चाहिए, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स सेंटर से डायरेक्टेड रहना चाहिए, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पे भी एक फोर्स सेंटर से डायरेक्टेड है, न्यूक्लियस वाला अट्रैक्शन। ओके, तो सर्कुलर मोशन के लिए यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से मिल जा रही है। तो वी कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वही हमें सर्कुलर मोशन करवाने के लिए फोर्स दे रहा है। ओके, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। m मतलब मास ऑफ द पार्टिकल, v मींस वेलोसिटी और r मींस रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। गॉट इट, वेरी सिंपल। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर। ओके, गॉट इट। तो के Q1 Q2/r² अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन, और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। अब देखो Q1 के जगह में मैंने लिखा ZE, Q1 के जगह में मैंने लिखा ZE। ओके, और Q2 के जगह में लिखा मैंने E। तो मैं लिख सकता हूं kZe²/r। देखो ये वाला क्या किया मैंने, ये जो स्क्वायर था और ये वाला r था, इसको मैंने काट दिया। ठीक है ना, mv²/r, r कट गई, सिर्फ r बचा है यहाँ पे। गॉट इट। तो आ गया kZe²/r विच इज इक्वल टू mv²। अब मैंने v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया है, ये v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लिया है, तो m को मैंने क्या किया, नीचे ले आया, m नीचे आ गई, kZe²/mr। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। बच्चों हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आप लोगों को याद है? क्या फॉर्मूला होता है उसका? mvr इज इक्वल टू nh/2π, अभी पढ़ाया है ना। mvr, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, mvr इज इक्वल टू nh/2π। बच्चों याद है ना, अभी पढ़ा था हम लोगों ने। देखो यस सर। यस सर। nh/2π, ये इक्वेशन बोल रहा है कि mvr इज इक्वल टू nh/2π। हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन में v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया, ये v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया। तो जब v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया तो क्या आया, nh/2πmr। ये क्या है, ये m और ये r को मैंने नीचे भेज दिया, अंडरस्टूड। तो m और r जब नीचे गया तो आ गया nh/2πmr। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, v² इज इक्वल टू kZe²/mr। लास्ट स्लाइड में यहाँ पे v² इज इक्वल टू kZe²/mr। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, v² इज इक्वल टू kZe²/mr में ये v का वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है ना, ये v का वैल्यू पुट करूंगा। ध्यान से देखिए, ये वाला जो v² है, यहाँ पे ये वाला पुट कर रहा हूं, तो v² है तो n² h² डिवाइडेड बाय 2π, तो 4π² m² r²। ओके, ये वाला आ गया v² का। ओके, और v² बराबर ये था, तो ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा। गॉट इट।
अब मैं क्या करूंगा, आर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा। सबको देखो, ये वाला आर कटेगी, ये वाला कटेगी, एक ही आर बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा। तो आर को आपको क्या कर लेना है, इधर लेके चल जाना है और बाकी सबको एक साइड रखना है। ओके, तो आर को जब आप सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाते हो तो कट कूट के आता है आपके पास आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ओके, सब कट जाएगा, ये एम स्क्वायर है ना, देखो ये वाला स्क्वायर है, ये वाला एम है, ये कट जाएगा। गॉट इट। तो आर रेडियस का फॉर्मूला देखो, नील बोर ने एग्जैक्टली रेडियस का फॉर्मूला बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर के सेल में जो घूम रहा है, तो इस के सेल का रेडियस कितना होगा ये नील बोर ने बता दिया। ओके, इसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ओके, डेरिवेशन बहुत आसान है, एक बार जस्ट देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ओके, जिसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां से क्या करना है आपको, v स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना लेना है, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से v को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है। v में जो आया यहाँ पे पुट कर देना है, सॉल्व करो r को, r आ जाता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला आया आपका r का फॉर्मूला, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। अब एग्जाम में ये डिट्टो क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ पूछा गया। क्या किया गया ऑप्शन में, कहीं पे ये वाला जो है ना एच स्क्वायर को एच कर दिया सिर्फ, और एक एम गायब कर दिया दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में कुछ के गायब कर दिया, तो ऐसे ऐसे किए गए थे, तो 4 ऑप्शन ऐसे रेडी किए गए। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक दो बार डिराइव कर लोगे अच्छे से दिमाग में रहेगी। तो रेडियस का फॉर्मूला एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब सबका मतलब समझ लो, देखो एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर, किस घर में घूम रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एन, ऑर्बिट नंबर, ठीक है ना। एच का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू मैंने आप लोग को दे दिया है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ठीक है ना। तो ये दोनों हो गया। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, एम होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, के का मैंने आपको बता दिया, के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट है। ये जो जेड है, जेड होती है एटॉमिक नंबर और ई होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सारे वैल्यूज क्या क्या है मैं आपको बता दिया हूं। अब यहाँ पे जो गौर करना है, जो चीज गौर करना है वो देखिएगा, कौन कौन सा चीज कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, ये आपको बताना है। एन ऑर्बिट नंबर होती है जो कांस्टेंट नहीं होती है, एन चेंज होगा ना, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह वो चेंज होगी। दूसरा जेड एटॉमिक नंबर, अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, अलग अलग एटम का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। गॉट इट। बाकी सारे चीज जो इसमें हैं वो कांस्टेंट हैं। H इज अ कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। 4 पाई स्क्वायर, 4 कांस्टेंट होता है, पाई भी कांस्टेंट होता है, m भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, k भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट के वैल्यूज को लिखने के बाद आप सॉल्व कर लो। कांस्टेंट है तो हमेशा कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा। तो आता है आपका 0.529 और जो वेरिएबल्स है वो लिखा हुआ है एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तो बच्चों ये दिमाग में आप लोगों को अच्छे से बैठा के रखना है, रेडियस का फॉर्मूला देखो उतना बड़ा अब नहीं रहा, छोटा सा हो गया रेडियस का फॉर्मूला। सारा कांस्टेंट मिलके हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम और वेरिएबल एन स्क्वायर बाई जेड, एन मतलब सेल नंबर और जेड मींस एटॉमिक नंबर। ओके, अब एंगस्ट्रॉम जो होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब देखो बेटा, मान लो आपको बोला कि लिथियम 2+ का एल सेल का रेडियस बताइए, तो आराम से निकाल सकते हो। एल मतलब के एल मतलब एन इक्वल टू 2 हो गया और लिथियम का जेड इक्वल टू 1 हो गया। तो एन के जगह में आप क्या करोगे, 2 बैठाओगे, जेड के जगह में आप क्या बैठाओगे, 1 बैठाओगे, आपको दूसरे सेल का रेडियस मिल जाएगा लिथियम का। ठीक उसी प्रकार जिसका पूछा जाएगा उसका पुट करो, आपको मिल जाएगी एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगी उस सेल की। ओके, तो इस तरह नील बोर ने रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला हमें बताया। इस डेरिवेशन में किसी को कोई दिक्कत क्या?
नो, चलिए नो सर। चलिए। और बहुत बच्चे लेट ज्वाइन किए बेटा, कौन कौन बच्चे हो जो लेट ज्वाइन किए हो? अब लेट ज्वाइन किए हो, बीच में ज्वाइन यस सर। क्या हो गया बेटा? सर क्यों लेट ज्वाइन किए? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच में कोई चीज नहीं है सर, ठीक है। तो चलो, आप लोगों ने देख लिया कि आर एन रेडियस का फॉर्मूला आया 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। समझ आ गई? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास अब रेडियस का एक फॉर्मूला आ गया। जो बच्चे लेट आए थोड़ा ध्यान से देख लो बेटा। रेडियस का फॉर्मूला आया हमारे पास 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। n होती है सेल नंबर और z होती है एटॉमिक नंबर। ओके, चलिए अब हाइड्रोजन के लिए हम लोग पहला घर का रेडियस निकालते हैं। कौन बच्चा मुझे हाइड्रोजन के पहले घर का रेडियस बताएगा? कितना आ रहा? कितना आ रहा? 0.529। वेरी सिंपल है ना। पहला घर का पूछा है तो n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे फॉर्मूला में, और हाइड्रोजन का z इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो 0.529 n इक्वल टू 1 पुट किए तो 1 स्क्वायर 1, z इक्वल टू 1 तो 1। तो आपका आंसर आ गया 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 1 मिटा देता हूँ, 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो हाइड्रोजन एटम का पहले घर का रेडियस होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग शॉर्ट में कभी काल A0 भी बोलते हैं। ओके, दिस इज नोन एज वोर्स रेडियस। ओके, जिसको हम लोग वोर्स रेडियस बोलते हैं। आपसे कभी कल एग्जाम में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज वोर्स रेडियस। तो वोर्स रेडियस होती है हाइड्रोजन एटम की पहले घर की रेडियस, दैट इज 0.529 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम लोग A0 बोल सकते हैं। गॉट इट? चलिए, अब फॉर्मूला में मैं थोड़ा सा चेंज लाऊंगा। मुझे बताना, क्या मैं 0.529 एंगस्ट्रॉम के जगह A0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। ओके, तो ये फॉर्मूला अब बदल के हो जाएगा Rn इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर बाई जेड। ये फॉर्मूला देखो अब इतना छोटा सा हो गया, A0 n स्क्वायर बाई जेड। गॉट इट? चलिए, अब A0 के टर्म में मुझे दूसरा घर का रेडियस बताइए कितना होगा हाइड्रोजन के लिए। A0 के टर्म पे बेटा क्या है, दूसरा घर का पूछा है तो n की जगह 2 डालना है ना, 4A0 हो जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, n के जगह मैंने 2 डाला तो 2 स्क्वायर 4A0, z तो हमेशा 1 ही रहेगा, है ना। चलिए, अब मुझे तीसरे घर का रेडियस बता दो हाइड्रोजन एटम का। 9 चौथे घर का 16 वेरी सिंपल। ओके, अब ध्यान से एक चीज समझिएगा। मान लो ये वाला न्यूक्लियस है और ये वाला आपका पहला सेल है। ओके, पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, हाफ बना रहा हूं, ठीक है। ये पहला सेल है। ओके, ये वाला मानिए आपका दूसरा सेल है, ये वाला मानिए आपका तीसरा सेल है। ओके, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। ओके, मान लीजिए एक पल के लिए कि ये वाला न्यूक्लियस है, दिस वन इज द न्यूक्लियस। ओके, और दिस वन इज द फर्स्ट सेल। ओके, एंड दिस वन इज द सेकंड सेल, दिस वन इज द थर्ड सेल। ओके, एंड दिस वन इज द फोर्थ सेल। ओके, थोड़ा सा सर्कुलर बना लेते हैं हम लोग। मुझे एक बात बताना, आप लोग क्या गौर कर रहे हो? दिस वन ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये वाली तीसरी सेल है,
ये वाली चौथी सेल है। आप लोग क्या गौर कर रहे हो, थोड़ा मुझे बताना। डिस्टेंस डिस्टेंस देखो, पहला दूसरा सेल के बीच में जो दूरी है, दूसरा और तीसरा सेल के बीच में दूरी थोड़ा ज्यादा है। ओके, तीसरा और चौथा सेल के बीच में दूरी जो है और ज्यादा है। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। देख लो ये वाला पहला सेल कितना है, A0 है। दूसरा सेल कितना है, 4A0। मतलब दो सेल के बीच में डिस्टेंस कितना है, पहला और दूसरा के बीच में 3A0। ये वाला है 9A0। तो तीसरा और दूसरा में कितना का डिस्टेंस है, 5A0। और दिस वन इज 16A0। 7A0 का डिस्टेंस है ना। यस सर। तो बच्चों देखो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द रेडियस R4 माइनस R3, R3 माइनस R2, R2 माइनस R1, कौन सा डिस्टेंस सबसे बड़ा होता है। R4 माइनस R3। मतलब आप न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हो, ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात को, न्यूक्लियस से आप जितना दूर जाते हो, दो सेल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ते चले जाते हैं। गॉट इट, ये दिमाग में रखना है। चलिए अब एक बार जल्दी जल्दी हम लोग जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला तो आपको डिराइव करना है, Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mk zd स्क्वायर। ठीक है ना, इसको डिराइव कर लो, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना डेरिवेशन में। नो सर। जो बच्चे लेट आए प्लीज अपना नाम बोल देना मुझे एक बार। स्टूडेंट आई रिक्वेस्ट कि एक बार अपना नाम बताना, जो लेट आए। शीतल। शीतल और आदित्य। आदित्य, साक्षी। साक्षी और चलिए जो भी हो, चार बच्चे। इसमें से एकदम न्यू स्टूडेंट कौन है। सर हम हर्षवर्धन। एक आज पहला दिन। दो बच्चे हैं जो पहले दिन है आज। यस सर। चलिए ठीक है। तो बच्चा आप लोग एक काम करना, क्या आपको ये वाला रेडियस वाला डेरिवेशन समझ आया कि नहीं समझ आया, ये बताओ पहले। नहीं सर, कुछ समझ नहीं आया। वो तो दिक्कत होना था बेटा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको पुराने लेक्चर्स भिजवा दूंगा, उसको प्लीज एक बार देख लेना। ठीक, समझ गए। ठीक है सर। तो देखो रेडियस का, और जो पुराने बच्चे हैं उनको सारा कुछ समझ आ गया ना बच्चों। यस सर। चलिए, तो ये रेडियस, अच्छा जो भी नए बच्चे हैं वो भी ध्यान से सुन लो। अभी फिलहाल ये दिमाग में रेडियस का फॉर्मूला रख लो, ये तो रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। रेडियस का फॉर्मूला है Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर mk z स्क्वायर। इसको मैंने शॉर्ट करके बना दिया 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना। और इसको शॉर्ट किया था तो फॉर्मूला बन गया था A0 n स्क्वायर बाई z। आप चलिए ये फॉर्मूला एटलीस्ट अभी दिमाग में रखो कि ये तीन फॉर्मूला होते हैं रेडियस निकालने के लिए। अंडरस्टूड। चलिए मान लो मैंने अभी रेडियस का फॉर्मूला को शॉर्ट करके बना दिया A0 n स्क्वायर बाई z। n होती है सेल नंबर और z होती है एटॉमिक नंबर। तो मुझे कोई बच्चा He प्लस का पहला घर का रेडियस बताएगा। पहला घर का रेडियस, He प्लस का पहला घर का रेडियस A0/2। वेरी गुड। देखो क्या करना है, A0 के जगह में A0 लगा, पहला घर पूछा तो n के जगह में 1 स्क्वायर, और हीलियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो z के जगह मैंने 2 रखा, तो आ गया A0/2। हीलियम के दूसरे घर का रेडियस कोई बता सकता है मुझे। सिंपल है, कोई A0। है ना। 2L। दूसरा घर पूछा हो तो क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाय 2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार लिथियम का पहला घर, दूसरा घर या तीसरा घर का रेडियस आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। यस सर। चलिए ये सम को कौन बनाएगा देखते हैं।
सिंपल सा, यदि फॉर्मूला नहीं याद है तो मैं बेटा फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, सबसे बनेगा, जो नए बच्चे हैं या पुराने बच्चे उनसे सबसे बनेगा। बट हाँ, पुराना बच्चा का मैं ऑल्टरनेटिव कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है, चिंता मत करो। क्या होगा? इफ द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li2 plus ion is x। सर ऑप्शन बी 3x/8। बी किसने बताया? आयुष चंडेल सर। वेरी गुड आयुष, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 3x/8 आंसर है। चलो मैं बताता हूँ कैसे। बहुत सिंपल है, दिया गया है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 plus x, बोला गया रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ He प्लस निकालना। He प्लस के पहले घर का रेडियस निकालने बोला, कैसे निकलेगा? और वो भी बोल दिया कि भैया x के टर्म में निकाल के दे हमको। अब A0 बोलता तो हम फटाक से निकाल देते, बट हमें बोल रहा है x के टर्म में निकालना। देखो लिथियम के सेकेंड घर का रेडियस यदि मैं निकालता हूं तो चलो भैया A0 रखा, सेकेंड घर मतलब 2 स्क्वायर हो गया 4 और z हो गई 2, सॉरी z होगी 3 ना लिथियम के लिए बेटा, तो z हो गया 3, लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 होती है। ओके, तो ध्यान से देखो, ये बोला है कि सेकेंड घर का रेडियस जो है वो x है, तो मैं R2 की जगह x लिख सकता हूं, तो x इज इक्वल टू A0 4/3। मैं A0 को लिख सकता हूं 3x/4, A0 होगी 3x/4, समझ आ गई? अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलो सिंपल जो फॉर्मूला होता है हीलियम के पहले ऑर्बिट का निकालते हैं। Rn इज इक्वल टू A0 n²/z, तो पहला घर है तो 1 स्क्वायर, हीलियम होती है 2, तो Rn हो गया आपको A0 इंटू 1/2। अब A0 कितना है 3x/4, तो 3x/4 इंटू 1/2 कितना है? 3x/8। ठीक है, सही है। चलिए नए बच्चे ध्यान से सुनना, हड़बड़ाना मत, ठीक है ना? कुछ फॉर्मूलाज है, बट फॉर्मूलाज का जो डेरिवेशन है वही बता रहा हूँ और कुछ नहीं। ये एक फॉर्मूला पहले से है जो आपको मालूम होना चाहिए, MBR इज इक्वल टू NH/2 ये नील बोर का एक पोस्टुलेट है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी एक एटम में वो निकालने वाले हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब पहला सेल में घूम रहा है या दूसरा सेल में घूम रहा है या तीसरा सेल में घूम रहा है किसी एटम का, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ओके, सब बच्चों को ये वाला फॉर्मूला मालूम है, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? यस सर। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सबको मालूम है। ओके, MVR इज इक्वल टू NH/2 अब मैंने इस फॉर्मूला से क्या किया, V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया। जब मैं V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, NH/2 mR, ये m आ गया नीचे, ये r आ गई नीचे, कोई दिक्कत नहीं। V को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाया। अब Rn का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी डिराइव किया था, n²h² डिवाइडेड बाय 4π² mkZe²। ये जो R का वैल्यू है मैं इस R में पुट करूंगा। ओके, सिंपल सा है, ये वाला इक्वेशन 2 मान ले और ये वाला इक्वेशन 1 मान ले। अब इक्वेशन 2 में जो R का वैल्यू है मैं 1 में पुट करूंगा, ठीक है ना? जब R का वैल्यू मैं पुट करता हूं तो सारा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका V इज इक्वल टू 2πZe² k/nh। सिंपल सॉल्व करना है, आप ये वाला पुट करो इसमें R के जगह, आपको ये वाला आएगा V इज इक्वल टू 2πZe² k/nh। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया आपका। एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? देखो बच्चों, इसमें क्या है 2π, ध्यान से देखना, 2π कांस्टेंट होती है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, k बताया कांस्टेंट है, h प्लैंक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल जो बच रहा है सिर्फ Z/n बच रहा है, वेरिएबल इज ओनली Z/n। तो मतलब Z/n जो वेरिएबल बचा हुआ उसको मैं रखा हूं, सारे कांस्टेंट का वैल्यू को पुट करने के बाद आता है
2.18 into 10 to the power 6 z by n। जस्ट ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। गॉट इट? अब इस फॉर्मूला से देखो, फॉर्मूला तो अपनी जगह होती है, चीजों को समझना अपनी जगह होता है। Vn is directly या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर। मुझे बताना कि सेल नंबर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो। कम होगा। वेलोसिटी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये दिमाग में रखिएगा बेटा। Vn is inversely proportional to n और Vn is directly proportional to atomic number। तो ये फॉर्मूला से हमें यही समझ आ रहा है कि वेलोसिटी की जो होती है इनवर्स रिलेशन होती है सेल नंबर के साथ और डायरेक्ट रिलेशन होती है एटॉमिक नंबर के साथ। ये दिमाग में रखना है और बाकी ये फॉर्मूला दिमाग में रखना और कुछ। ओके, बस देख लो फटाफट जो फॉर्मूला मैंने अभी तक बताया एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आर एन ये वाला दिमाग में रखना, इतना खाली रख सकते हो ना, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, रेडियस निकालने का फॉर्मूला। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे कुछ मत लिख देना क्योंकि ए नॉट का मतलब ही होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम उंगस्ट्रॉम नहीं होगा फॉर्मूला में, ये दिमाग में रखिएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है? वेरी सिंपल। चलो ये वाला न्यूमेरिकल बताओ। मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, बच्चों को दिक्कत होता है, फॉर्मूला भूल गए होंगे माई चांस। चलिए इसका आंसर बताना, और ये क्वेश्चन करवाने के पीछे एक रीजन है कि आपको चीजें समझ आए। चलिए सॉल्व कीजिएगा। Calculate the ratio of velocity of an electron in first orbit of height। किसी का आंसर आया क्या? हाँ सर। सर ऑप्शन नंबर सी 1:1। 1:1। क्या नाम है बेटा बताओ? आयुष चंदेल सर। और कोई एक लड़का और बनाया था? आदित्य। देखिए बहुत सिंपल है। देखो क्या पूछा गया, वी एन मतलब वेलोसिटी मैं पहले किसका, हाइड्रोजन का लेता हूं ऊपर में, रेशियो पूछा है, और बाई हाइट इसका लेता हूं, बेरिलियम का लेता हूं नीचे में, दोनों रेडियस पूछा गया। ओके, तो फॉर्मूला हमें मालूम है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन है। हाइड्रोजन का पहला घर का पूछा है, तो जेड तो हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, पहला घर है तब भी 1, तो क्या आया 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 1/1। ठीक है, बेरिलियम का 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 कौन से घर का बोला है? चौथा, फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ फोर्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट। तो नीचे में आएगा 4, ऊपर में क्या आएगी? बेरिलियम की क्या होती है एटॉमिक नंबर? 4 ही होता है ना, 4 होता है। 4। कट गया, कट गया। तो आई सपोज कि पूरी इक्वेशन ही कट जा रही है, तो रेशियो आ रहा 1:1। देखो ये सम बताने का मतलब ये नहीं था कि ये एक बहुत सिंपल सम है जो कट जाएगा, बट आपको ये बताना मेरा मकसद है कि एग्जाम में एक चीज याद ध्यान देना है बच्चों, कि आपके आईआईटी या आपके मेडिकल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मैथमेटिकली टफ नहीं। ओके चलो मैंने यहाँ पे सिंपल सिंपल दे दिया है, 1 दे दिया तो आराम से आपका कट गया, बट एग्जाम में कुछ और नंबर देगा तो आपको लगेगा कि मैथमेटिकली वो हार्ड है, बट मैथमेटिकली वो हार्ड नहीं होती, क्योंकि आपको हमेशा अक्सर केसों में रेशियो वाला क्वेश्चन 1-2 पूछा जाता है, तो रेशियो में जो होती है कांस्टेंट टर्म तो ऊपर नीचे कट ही जाता है। तो बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्व करोगे, तो वो वाला गधापनी नहीं करने का जरूरत है। आपको मालूम है ये वाला जो रेशियो वाला टर्म में कांस्टेंट तो दोनों में होगा, तो दोनों तो कांस्टेंट ऐसे ही कटना है। तो ऐसे सम बनाने के लिए आप क्या करना, डायरेक्ट z1/n1 z2/n2 जो प्रोपोर्शनल है उसी को ऊपर नीचे रखना है, फिर आराम से आपके सम बनते हैं। अंडरस्टूड? जो चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको दिमाग में आ गई कि नहीं?
Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये आपको जरूरत नहीं है कि ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो फिर बनाओ, नहीं, कांस्टेंट तो कटना ही है, सिर्फ प्रोपोर्शनल वाला ऊपर नीचे रहेगा फिर बनाओ। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो, ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर, एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर एक चक्कर मारने के लिए जितना समय लगता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है वो हम लोग डिराइव करेंगे। अच्छा, न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, और सर्कुलर ऑर्बिट मतलब उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? 2 pi r. 2 pi r. बहुत अच्छा, 2 पाई आर होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस जो घूमना है, बेटा लोग मुझे एक बात बताना, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम होता है, कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँ, यदि ध्यान से देखिएगा, मैं टाइम पीरियड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड करता हूं तो कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. तो डिस्टेंस जो घूमना है दैट इज, डिस्टेंस जो घूमना है दैट इज 2 पाई आर, ओके, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं, 2 पाई आर बाय वेलोसिटी, नो प्रॉब्लम। चलिए, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आर एन का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, किसी बच्चे को याद है? बताएगा मुझे। ए A नॉट naught n square by z. जेड। तो मुझे एक बात बताना, ए नॉट तो कांस्टेंट है, तो आर एन इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब एनएच सेल का जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल होगा एन स्क्वायर बाय जेड। कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। ओके, मैं क्या करना चाह रहा हूं आपको, मैं देखो रेशियो के टर्म में टाइम पीरियड का कहानी बताना चाहता हूँ। 2 पाई तो कांस्टेंट है, चलो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर बाई वी, मतलब रेडियस से और वेलोसिटी से प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस एन स्क्वायर बाय जेड से प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, किसी को याद है क्या? बताओ जरा सा। 2.18 into 10 to the power 6 z by n. मीटर पर सेकंड। मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू, सॉरी, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू z बाई n, बोल सकता हूँ। ओके, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा। टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है रेडियस से और वेलोसिटी से, ओके, और रेडियस प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड से, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है z बाई n से। ओके, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू आर, आर के जगह में मैं लिखा एन स्क्वायर बाई जेड, क्योंकि आर एन स्क्वायर बाई जेड से प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी डिवाइडेड बाई है तो नीचे में लिखूंगा डिवाइडेड बाई जेड बाई एन, क्योंकि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होता है जेड बाई एन से। अब मैं यदि ऊपर नीचे करता हूं तो क्या आ जाएगी, एन क्यूब बाई, z square. तो टाइम पीरियड जो होता है इट्स प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। अब आपको यदि रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए तो आप कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, एक ऐसा क्वेश्चन है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर, मैं आपको बता दिया, चलो, है ना, ये वाला एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर। आप सॉल्व करो आप इसको। किसे किसे पूछा हुआ है,
Li2+ और हीलियम का? सेकंड का Li2+ का सर बी। और थर्ड का बी आंसर आया, राइट आंसर। बस दोनों का रेशियो तो निकालना है, n³/z²। तो n³ मतलब n, देखो मैं क्या करता हूँ, n1³ डिवाइडेड बाय z1², ठीक है ना, डिवाइडेड बाय n2³ ओके डिवाइडेड बाय z2²। n1 किसको माना है, लिथियम माना है, ओके लिथियम को n1 मानता हूँ। तो कौन सा सेकंड पूछा है, तो 2³ लिथियम का एटॉमिक नंबर 3² डिवाइडेड है तो इनटू कर लेता हूँ। z2 हीलियम पूछा है, हीलियम 2² n2 तीसरा घर पूछा है 3³। तो कितना आ रहा है, ये मालूम है ना, a⁻m इंटू a⁻n, am+n होता है, सबको मालूम होनी चाहिए। तो Yes, 2 sir. इंटू 2⁵ आया, 3⁵ आया, तो आंसर आया 2/3 का होल 5 बन गया। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है आप कि नील बोर्ड, देखो नील बोर्ड क्या क्या हमको बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो के सेल में घूम रहा है, एल सेल में घूम रहा है, उसका रेडियस हम लोगों को बता दिया, वेलोसिटी भी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से घूमेगा, एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा वो भी एग्जैक्टली बता दिया। साथ में उसने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी भी बता दिया कि जब एक पर्टिकुलर सेल में घूमेगा तो कितनी एनर्जी रहेगी, दूसरा सेल में घूमेगा तो कितनी एनर्जी रहेगी। चलिए देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताना, किसी भी सिस्टम के टोटल एनर्जी को क्या मैं बोल सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी? कोई दिक्कत? No. No, sir. का फॉर्मूला हमेशा ½ mv² ही होता है, ये आप लोगों को मालूम है। Yes. बट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फिलहाल आप लोग जो एक एटम में होगी इज इक्वल टू -kZe²/r। ये कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, थोड़ा सा कैलकुलस जब सीख जाओगे, मतलब जब आप लोग थोड़ा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख जाओगे तो ये वाला मैं आपको बता दूंगा, ओके। बट अभी बताने जाऊंगा तो आप लोग पगला होगे, ओके। वैसे भी डेरिवेशन आपके बुक्स में है नहीं, बट आपको रिक्वायर्ड है क्योंकि आप IIT का और मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, तो आपको रिक्वायर्ड है, ओके, क्योंकि डायरेक्ट डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बच्चों बस आपको दिमाग में यही रखना है, काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज -kZe²/r, ठीक है ना, दिमाग में रहेगा, ये रखना है दिमाग में, -kZe²/r। अब हम लोगों ने एक चीज पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, पढ़ा था, याद है कि नहीं याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, kZe²/r², kZe²/r² भी बताया था, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, ओके। मैं ये r काट दूं, ये स्क्वायर काट दूं, मुझे एक बात बताओ, mv² इज इक्वल टू आ गया kZe²/r, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, ये mv² जो है ये आई है kZe²/r, ओके। मैं क्या करूंगा, mv² का वैल्यू जो है, ये mv² यहाँ पे जो दिख रही है आपको, यहाँ पे ये वाला पुट कर दूंगा kZe²/r। तो mv² के जगह में मैंने पुट किया kZe²/r, ये प्लस माइनस ब्रैकेट खुला तो माइनस आई kZe²/r, ओके। तो कुछ कहानी ऐसा आ रहा है, इसको मैं मानता हूं x, kZe²/r को x मान रहा हूं, ये भी है x। मुझे एक बात बताना, ½ x से x निकाल दोगे तो कितना आता है, -x, -1/x, -1/2x, ठीक है ना, ओके। तो ये आ जाएगी -1/2, x किसको माना था, kZe²/r को माना था। देखो ये वाला बेटा हो गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला हो गया इज इक्वल टू -½ kZe²/r, ओके। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -½ kZe²/r, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, वही काम
रेडियस जो डिराइव किए थे n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। ओके, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है। इतना बड़ा तो आप याद नहीं ना कर सकते, रट तो नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये तो याद रखना है, ये 2 बार डिराइव करोगे बेटा याद हो जाएगा। मेरी बात मानो, आप घर में एक बार डिराइव करना है इसको, रेडियस का फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर m के जेड स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, जो टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस हाफ के जेड स्क्वायर बाय आर आया था पिछले स्लाइड में, ठीक है ना, वहां पे मैंने आर का वैल्यू ये वाला पुट किया। ओके, ये पुट किया। जब पुट करता हूं तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये आती है -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू द पावर 4 m n स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ठीक है ना, ये आती है। अब रखना नहीं है आपको, ये बस आपको मैं ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बाई चांस एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप ऑन द स्पॉट डिराइव कर देना, बहुत आसान है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम बी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का ये वाला बस दिमाग में रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर बाय आर, तो एम बी स्क्वायर से जो आया वो पुट कर दिए यहाँ पे, फिर ये आया। अब आर जो डिराइव करके आप लोग 1 2 बार 4 बार कर लोगे तो दिमाग में रहेगी, पुट करना, ये आ जाएगी। ओके, एग्जाम में क्या खेल खेलेगा, ये वाला E4 हटा देगा कोई ऑप्शन में, कोई ऑप्शन में जेड स्क्वायर को जेड क्यूब भी कर देगा, वही कर सकता है, बट आपको ऑन द स्पॉट काम करना है वहां। ओके, अच्छा, कुछ ऑप्शंस में हो सकता है कि के नहीं रहे, तो चिंता मत करना, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में ये के का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए वो लोग कुछ जगह के को हटा देता है, तो दिमाग नहीं लगाना। यदि के नहीं है तो कंफ्यूज मत होना। ओके, चलिए अब क्या है, इसमें कौन कौन से वेरिएबल है, कौन कौन से कांस्टेंट है, जल्दी बता दो। चलो जल्दी बताओ, वेरिएबल कौन कौन से है। मुझे तो एक Z सेल नंबर n, सेल नंबर वेरिएबल लग रहा है, और क्या वेरिएबल लग रहा है, एटॉमिक नंबर वेरिएबल लग रहा है। बाकी तो -2 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट को पुट कर देने के बाद वेरिएबल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर बच रही है, और फिर एनर्जी ऑफ nth जो आता है, सारे कांस्टेंट को पुट करोगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और साथ में ये वेरिएबल जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जो डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। एनर्जी कोई पर्टिकुलर सेल में इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ओके, जेड हो गई एटॉमिक नंबर, एन हो गई सेल नंबर, ये पहले बताया हुआ। जूल में, कभी कभार आपको जूल में भी मालूम होना चाहिए, तो ये चीज दोनों सेम है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और ये जूल में। ओके, तो जूल में आती है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल। ओके, तो ये फॉर्मूला दोनों दिमाग में रखना है। फिलहाल इसको दिमाग में रखो, इसकी यूज बहुत ज्यादा है, इसकी भी यूज है। ओके, बट ऊपर वाला थोड़ा ज्यादा हम लोग करेंगे यूज। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट, एक बार इस फॉर्मूला को देख लो। चलिए, हाँ वो वाला बाद में देखेंगे, पहले ये देख लो। अच्छा, ये ध्यान में देखना, चलो ये बता ही देता हूँ। आप एनर्जी में देख रहे हो एक माइनस साइन है, अब सर एनर्जी वैल्यू में माइनस साइन का मतलब क्या है। ओके, ये दिमाग में रखना, ये माइनस साइन क्यों है। देखो माइनस आ गई है, देख रहे हो ना, माइनस आ चुकी है, टोटल एनर्जी माइनस है। माइनस एनर्जी इसका मतलब क्या है, ये मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको और डिटेल्स में तो तभी समझ पाओगे जब कैलकुलस समझ जाओगे, बट बिना कैलकुलस के मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है। देखो पहला पॉइंट में कुछ लिखा हूं, एनर्जी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। ओके ओके, और एक और चीज समझ लो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस न्यूक्लियस से, ये 3 वर्ड पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब क्या है। इनफाइनाइट डिस्टेंस न्यूक्लियस से का मतलब अरबों किलोमीटर या हजारों किलोमीटर दूर न्यूक्लियस से नहीं। न्यूक्लियस का अपना एक अट्रैक्शन का फील्ड है,
मानो न्यूक्लियस यहीं इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो मतलब न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव फील्ड है यहाँ तक, ठीक है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्टिव फील्ड के बाहर चला गया, ओके, तो इलेक्ट्रॉन जहां न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स के बाहर चला गया, हम बोलते हैं कि वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला गया। समझ गए बात को? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव पुल के बाहर चला गया, हम उसको बोल दिए वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला चुका है। गॉट इट? उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसको हम लोग रेस्ट पे बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, उसकी एनर्जी को मैक्सिमम माना गया कन्वेंशन के तहत। ओके, उसकी एनर्जी को मैक्सिमम माना गया कन्वेंशन के तहत, और कन्वेंशन माना गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी? जब वो न्यूक्लियस से अनंत डिस्टेंस पे होगा। कम होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ गए ना बात को? तो कन्वेंशन के तहत इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को मैक्सिमम माना गया है इंफिनिटी पे, और उस वैल्यू को माना गया है 0। तो भैया यहाँ पे मैक्सिमम से घटेगा, जब एटम के अंदर में आएगा तो वो 0 से कम नेगेटिव होगा। तो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, मतलब जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे पड़ा हुआ है, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी हायर होती है एक इलेक्ट्रॉन से जो एटम के अंदर में रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ही एटम के अंदर में आए उसकी एनर्जी 0 से कम हो जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो यही मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी इसलिए होती है। ओके, इसको हम लोग फॉर्मूला वाइज प्रूफ भी कर देंगे। देख लो, हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग डिराइव करते हैं, क्योंकि आप बोलोगे कि सर ऐसा कैसे कि न्यूक्लियस के सामने एनर्जी कम और न्यूक्लियस एनर्जी दूर। देखो, एनर्जी का हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला अभी, -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? ये फॉर्मूला निकाला है। मैं हाइड्रोजन एटम के लिए ही निकाल रहा हूँ। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम का पहला घर का एनर्जी बता दो कितना होगा? Z को 1, n को 1, कितना आ रहा है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? एनर्जी दूसरे का कितना आएगा, जल्दी बता? -13.6 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर 4, पुट कर सकते हो ना यार? -13.6 -3.4 रहेगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना आएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, -13.6 बड़ा है कि -3.4 बड़ा? -3 नेगेटिव होता वो बड़ा होता है, ठीक है। थर्ड घर का कितना होगा? Z के जगह 1 ही रहेगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, कितना आएगा? यदि डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, आई सपोज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे घर का यही 9 स्क्वायर 16, सॉरी 4 स्क्वायर 16 हो जाएगी, तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि जैसे ही हम दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल -13.6 सबसे छोटा एनर्जी होती है, वाला थोड़ा फिर बढ़ा। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। चलिए, समझ गए बात को? तो दिमाग में रखना है, कुछ वैल्यूज दिमाग में रखनी है, और रखने की जरूरत नहीं है, आप डिराइव कर सकते हो। पहला घर में एनर्जी -13.6, दूसरा घर में एनर्जी -3.4, तीसरा
घर में एनर्जी, चौथा घर में एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब कुछ चीज आपको मुझे बताना है, ध्यान से देखिएगा। मान लो पहला घर को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, पहला घर को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, ये दिमाग में रखिएगा। पहला घर को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ओके, दूसरा घर को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट एक्साइटेड मतलब वो पहला घर समझते हैं, नहीं। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब दूसरा घर को बोल रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी गेन करके यहाँ गया होगा सबसे पहले। n = 3 को दूसरा एक्साइटेड स्टेट, n = 4 को, ठीक है। अब आपको मैंने अभी डिराइव करके ये बताया कि पहला घर का एनर्जी -13.6 है हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज -0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे एक बात बताना, ये दूसरा घर और पहला घर की एनर्जी डिफरेंस कितनी होगी, कौन मुझे बताएगा? दूसरा घर और पहला घर का एनर्जी डिफरेंस कितना है? 0.2 है ना, डिवाइड करने माइनस करने आता है ना, E2 - E1। ओके, -3.4 -13.6 2 आ गई। वेरी गुड। ये वाला कितना आ रहा है? 1.9 आएगा। ये वाला कुछ 0.66 आएगा, ठीक है ना, आसपास। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, E5 - E4, E3 - E2, या ऐसे रखो E4 - E3, E3 - E2, E2 - E1। मुझे बताना कौन सा एनर्जी गैप सबसे बड़ा होता है? न्यूक्लियस के सामने। जैसे ही आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, एनर्जी गैप जो है कम होते जा रही है ना। E5 और E4 के बीच में सबसे कम होगी, और E2 - E1 में देख रहे हैं हम लोग सबसे ज्यादा है। तो ये दिमाग में रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, वही रेडियस का उल्टा कहानी चलता है। यदि E के जगह में रेडियस लिख दोगे तो ये बताया था ना, R2 - R1 से कम होता है, फिर दूर जाओगे तो बढ़ते चली जाती है ना। ओके, ये दिमाग में रखिएगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, टॉपिक थोड़ा ये हो रहा है, समझ गया ना, अंडरस्टूड। तो ये दिमाग में रखना। और जैसे ही आप देखो n = 5 आए, मैं आपको एक दिखा देता हूँ एक डायग्राम। देखो, ये मानो n = 1 है बच्चों, ये मानो n = 2 है, ये n तो मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाना चाहता हूँ, तो उसको कितना एनर्जी देना पड़ेगा? हाइड्रोजन एटम में कितना देना पड़ेगा? मतलब वो जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो कितना का एनर्जी एब्जॉर्ब करना चाहिए तो चल जाएगा? सिंपल नहीं यार, -13.6 है यहाँ का एनर्जी। इंफिनिटी का एनर्जी कितना होता है, अभी बताया था, 0। तो -13.6 को 0 करने के लिए कितना चाहिए? -13.6, सॉरी, +13.6। मतलब ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी है उतने की बराबर नेगेटिव एनर्जी दे दोगे, है ना। -13.6 टोटल एनर्जी पहला घर का, इसकी माइनस बराबर एनर्जी दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर चला जाएगा, सॉरी एटम के बाहर चला जाएगा। ओके, कोई चीज मैं समझाना चाहता हूँ, देयर इज अ डेफिनेशन नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं, ओके,
उतनी एनर्जी को बोलते हैं जो जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से अनंत तक ले जाने के लिए, मतलब एटम के बाहर ले जाने के लिए, मतलब न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स से बाहर ले जाने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी को शॉर्ट में I डॉट E लिखा जाता है, विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जितनी उसकी एनर्जी होगी उसके नेगेटिव के बराबर एनर्जी दे दोगे तो वो एटम के बाहर चल जाएगा, है ना। -13.6 को +13.6 दे दिए तो बाहर चला गया, समझ गए। चलो इस सम को बनाओ तो कौन बनाता है? कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He प्लस। एनर्जी का फॉर्मूला यदि भूल गए हो तो मैं लिख दे रहा हूँ, -13.6 Z²/n²। तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना, मतलब हीलियम प्लस जो है उसके ग्राउंड स्टेट से, मतलब पहले घर से अनंत तक इलेक्ट्रॉन को ले जाना है। सर सबसे प्लस 54.4। वेरी गुड। पहले घर का हम लोग एनर्जी निकालेंगे, तो -13.6 Z², Z हीलियम के लिए होती है 2, तो 2² हो गई 4। पहला घर 1² 1, तो 13.6 × 4, 13 4 जब 52 और 6 × 4 2.4, 52 और 2.4 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव, ठीक है ना, पहला घर में। अब आपको मालूम है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है। ओके, कहाँ? ग्राउंड स्टेट में जो टोटल एनर्जी होती है उसकी नेगेटिव होती है। तो -54.4 हो गया प्लस, समझ गए ना, वेरी सिंपल। ओके, तो Yes, पहला sir. घर से अनंत तक ले जाने के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। बट हाँ, यदि पहला घर से दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर कहीं और जाता है इंफिनिटी छोर को, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है ना। एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी में यही डिफरेंस होता है कि आयोनाइजेशन मतलब भैया आपको एकदम अनंत में ले जाना है, मतलब एटम के बाहर जहां n का वैल्यू इंफिनिटी हो गया। बट एक्साइटेशन मतलब इंफिनिटी छोड़ के कोई और घर, ठीक है ना, दैट इज एक्साइट करना, मतलब हाइयर एनर्जी स्टेट में ले जाना। ये सब हाइयर एनर्जी स्टेट है ना, तो यहाँ ये सब जगह ले जाओगे तो एक्साइटेशन एनर्जी। अब नील बोर का थ्योरी फेल हो गया। नील बोर का थ्योरी क्यों फेल हुआ ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नील बोर का जो थ्योरी था वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था। तो आप लोगों ने ये तीसरा पॉइंट चलो पहले देख लेते हैं। ओके, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हम लोगों ने पढ़ा ना, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में पढ़ा ही है हम लोगों ने, जो लास्ट क्लास में एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा है, तो हम लोगों ने देखा है कि भाई हर एटम की अलग अलग अपनी स्पेक्ट्रम होती है। तो हर एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन तो थोड़ा ही रहता है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है। और नील बोर का थ्योरी सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, जहां पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रहेगी। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, नील बोर का थ्योरी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कोई डेरिवेशन नहीं दिया था। ध्यान देना, हम लोगों ने रेडियस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, हम लोगों ने वेलोसिटी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, बट हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला कहीं नहीं कैलकुलेट किया कि mvr = nh/2π कहाँ से आया, क्योंकि नील बोर ने ये बताया नहीं था कि कहाँ से आया, वो कहाँ से दिए वही जानते। ओके, इसका डेरिवेशन उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बोला कि बस होगा। तो ये तो पहली डिफेक्ट थी कि उन्होंने कोई डेरिवेशन नहीं किया इसका, कहाँ से आया, ही ओनली नोज। ओके, नील बोर ने साथ में ये भी नहीं बताया था कि यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो किस तरह अलग अलग ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। अब ये कंफ्यूज मत होना कि आप बोलोगे कि सर ये 2n² रूल तो पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है, दैट इज समथिंग एल्स। बट नील बोर का रूल तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बात कर रहा था। यदि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी तो किस तरह से अलग अलग घर में होगी वो नहीं बताया। ओके, तो दूसरा भी रीजन फेलियर था। तीसरा, ओके, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होती है, आपने देखा ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुछ ऐसे लाइंस होते हैं। ओके, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होती है
वो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया जाए, है ना, एटम के जो लाइन स्पेक्ट्रा बनते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवा के बनाया जाए, तो ये जो एक लाइन देख रहे हो ना, ये और में ही लाइन में टूट जा रही है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड से भी पास किया जा रहा था, तो ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आती थी ना, और पतले पतले लाइन में टूट जाते थे। उसको भी नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा। ओके, तो लाइन स्पेक्ट्रा की स्प्लिटिंग होती थी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीमैन इफेक्ट, जिसको नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसके ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, बस आपसे क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे कि ये जो लाइन स्पेक्ट्रा होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रा जो मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। तो इसको नील बोर नहीं एक्सप्लेन कर पाया। साथ में आप लोग दो मॉडर्न थ्योरी पढ़ोगे, डी ब्रॉगली की प्रिंसिपल और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दो मॉडर्न थ्योरी जो एटम में बहुत ज्यादा लागू होती है, इनको नील बोर एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। इनको नील बोर एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहा था। तो ये 4-5 कारण थे जिसके वजह से नील बोर का थ्योरी फेल हुआ। ओके, कि पहली बात तो सिंगल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन वाले चीजों से उसका मतलब रह रहा था। ओके भैया, दुनिया में तो एक ही इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम नहीं है ना, और एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन रहती है। ये सब मॉडर्न प्रिंसिपल को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था बहुत सारे, और इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया था, ये सारे चीज थे। ओके, ये नील बोर की फेलियर थी। चलो, नील बोर का फेलियर तो हुआ, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में ये सारे प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली और हाइसेनबर्ग की प्रिंसिपल, जो किस तरह इन प्रिंसिपल्स के आने के बाद नील बोर का थ्योरी को एकदम मतलब रिजेक्ट किया गया। ओके, तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। और जो नए स्टूडेंट है, बिल्कुल चिंता मत करना बेटा, आपके लिए अलग से हम लोग अरेंजमेंट करके वो क्लास ले लेंगे आपके। ओके, जितना समझे काफी है, नहीं समझे वो सारा हमारा काम है, कि क्योंकि 6 लेक्चर हो गई है तो समझना थोड़ा दिक्कत होता है अचानक, तो दैट वी विल डील विद, डोंट वरी। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। बोलो बेटा। सर हम लोग भी उस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं? कौन से क्लास में बेटा? सर जो आप एक्स्ट्रा क्लास लीजिएगा न्यू स्टूडेंट के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, मतलब जो बच्चे को कुछ समझ नहीं आया है ना, जो हाँ, पुराने, सर। चिंता मत करो बेटा, आपके पास तो वीडियो अवेलेबल है ना, सारे वीडियोस तो हैं। हाँ, हाँ। तो वीडियो को देख लो, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास जब मैं करवाऊंगा यदि ज्वाइन करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।